हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारे यूनिट 9 एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो चल रही सीरीज है। उसमें हम साइबर सिक्योरिटी तक कवर कर चुके थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है ई गवर्नेंस। गॉट इट। तो ई गवर्नेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बेसिकली ई गवर्नेंस को आप एक नॉर्मल वे में तो आप जानते ही होंगे कि ई मतलब क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और गवर्नेंस मतलब होता है कि शासन का संचालन करना। मतलब सपोज आप एक डिप्टी कलेक्टर बनते हैं और आप एक फेसबुक आईडी या फेसबुक पोर्टल लॉन्च कर देते हैं और आप बोलते हैं कि इस फेसबुक पोर्टल पे कोई भी जो भी कंप्लेंट डालेगा वो डायरेक्टली मैं उसको देख सकता हूँ और उस पर मैं एक्शन लूंगा। ठीक है, तो ये एक ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल। गॉट इट। चलिए, तो कुछ भी होता है, आप किसी भी टाइप की सरकारी इंफॉर्मेशन अगर डिजिटल फॉर्म में किसी को देते हैं या फिर आप कोई भी अपने एक समाधान निकालने में जनता की समस्या का आप किसी भी टाइप से डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट मीन्स एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, मतलब नैतिक, सरल होगा, नैतिक होगा, अकाउंटेबल होगा मतलब जवाबदेह होगा। आपने बोला है कि आप फेसबुक पोर्टल पे कोई भी कंप्लेन आएगी तो कंप्लेन आ गई है तो आप सबको दिखेगी भी कि भैया ये कंप्लेन है, एसडीएम साहब ने बोला था कंप्लेन आएगी तो हम उसका जवाब भी देंगे। तो आपकी वो अकाउंटेबिलिटी भी बनाता है, रिस्पॉन्सिव, आप उत्तरदायी हो गए उसको सॉल्व करने के लिए। और ट्रांसपेरेंट है मतलब पारदर्शी, सबको दिख रही है कि शिकायत की गई है और उसका समाधान भी किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी बोलते हैं और स्मार्ट गवर्नेंस भी बोलते हैं। स्मार्ट मीन्स सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी। ई गवर्नेंस को हम ई एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। ई सर्विसेज भी बोलते हैं, ई सेवा भी बोलते हैं, ई डेमोक्रेसी मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लोकतंत्र भी बोलते हैं। अगर हम ये बात करें कि ये शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1969 में अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, रक्षा विभाग था, उसने कंप्यूटरों का इस्तेमाल करना चालू किया और बहुत सारे कंप्यूटरों को मिलाकर एक लैन बनाया। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो एक छोटा सा कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटरों को जब हम जोड़ देते हैं एक छोटे से एरिया में तो उसको बोलते हैं लैन नेटवर्क। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने ये किया था। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई। 1976 में हमने क्या बनाया, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ये इंडिया में बनाया गया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक में चुनाव और जनगणना के साथ ही हुई थी। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके चुनाव भी किया और दूसरी बात क्या किया, प्रशासन में भी इस्तेमाल करना चालू किया और जनगणना भी की। ठीक है, 1987 में जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम लागू किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने कंप्यूटर्स रखना चालू कर दिए और उसमें इंफॉर्मेशन को डालना, उससे इंफॉर्मेशन लोगों तक भेजना, वो सारा काम स्टार्ट किया। 1987 में ही राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया। मतलब हमने सैटेलाइट से कंप्यूटर्स को जोड़ दिया अपने कंप्यूटर को, तो उसको हमने बोला कि सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। 1988 में हमने ठीक एक साल के बाद नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, दैट इज नेस्कॉम, आई अगेन रिपीट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। देखिए, जितनी भी हमारी आईटी कंपनीज होती है ना, वो नेस्कॉम के अंतर्गत ही काम करती हैं। नेस्कॉम ने आईटी कंपनियों को चलाने के लिए जो नियम, जो रूल निर्धारित किए हैं, उसी के अंतर्गत आईटी कंपनियां चलती हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्कॉम। 1999 में हमने आईटी के लिए एक अलग से मंत्रालय भी बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। फिर 9 जून 2000 को हम एक इस पर एक्ट भी लेके आए जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, साइबर एक्ट के बारे में। तो नेशनल इंफॉर्मेशन जो एक्ट था हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, 2000 का, वो 9 जून को आया। 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद, हमने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट बनाया कि हम कैसे ई गवर्नेंस का इस्तेमाल अपनी सरकार को चलाने में कर सकते हैं, अपने प्रशासन को चलाने में कर सकते हैं। तो हैदराबाद में वो इंस्टीट्यूट है। 2006 में हमने राष्ट्रीय ई शासन योजना लागू की। देखिए, इसका ना बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया था। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में कलेक्टर हुआ करते थे उस समय पर शिवशेखर शुक्ला। ठीक है, तो शिवशेखर शुक्ला जी ने भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था ई गवर्नेंस का। उन्होंने रेडियो पर वो समस्याएं सुनते थे और सॉल्व करते थे।
ठीक है। उसके अलावा 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर आपने देखा होगा, सर्व सेवा केंद्र जिसको आप बोलते हैं एमपी ऑनलाइन, मध्य प्रदेश का जो सर्व सेवा केंद्र है उसको बोलते हैं एमपी ऑनलाइन, और जो मध्य प्रदेश और सेंट्रल की सारी योजनाओं की आपको जानकारी दे और वहां से फॉर्म भर दे, ये सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी कर दे, आपको पूरी जानकारी दे दे, उसको हम बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, CSC। ये आपके गांव में भी होगा, आपके शहर में भी होगा, आपके मोहल्ले पड़ोस में होगा। 1 जुलाई 2015 को हमने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। 2016 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संचार मंत्रालय से अलग हो जाना, आई अगेन रिपीट, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होता है उससे अलग हो गया। ठीक है, अब इनके पास काम ज्यादा हो गया, इसलिए हमने मंत्रालय दोनों के अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज दी गई है, 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ये सारी चीजें ना आपको मेंस में बड़ी काम आने वाली हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन के फॉर्म में वो पूछ सकता है कि भैया 4 पिलर ऑफ ई गवर्नेंस कौन कौन से बताए गए हैं। तो आप बोलेंगे प्रोसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। गॉट इट, मतलब तरीका काम करने का क्या होगा, विधि कैसे करना है, पीपल मतलब लोग, टेक्नोलॉजी मतलब आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसके बाद रिसोर्सेज मतलब संसाधन। ठीक है, तो ये 4 पिलर जो है मेनली ई गवर्नेंस के पिलर। हम बात करते हैं ई गवर्नेंस करना ही क्यों है, क्या हो रहा है इससे। देखिए एक तो इससे पारदर्शिता आती है, आपने फेसबुक पे कुछ भी डाला सरकार के फेसबुक पोर्टल पे सबको दिखेगा, ट्विटर हैंडल पर कुछ भी डाला सबको दिखेगा कि भैया इन्होंने कंप्लेन की है, फिर उसका रिस्पॉन्स सरकार को देना ही पड़ेगा या अधिकारी संबंधित अधिकारी को देना ही पड़ेगा। तो सूचनाओं के माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण होता है, शासन दक्षता में सुधार आता है, व्यापार और उद्योग में भी नए नए, देखो आपने देखा कंपटीशन जितना बड़ा होगा कंपनियों के बीच में, आपको उतनी अच्छी क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी और सस्ती चीजें मिलेंगी। नागरिकों को बेहतर सेवा और पारदर्शिता और जवाबदेहिता में, आप देखो आज के टाइम पे आप अपने मोबाइल फोन से बहुत सारी पूरी बैंकिंग को आप अपने मोबाइल फोन पर काम करते हैं। ठीक है, सरकार के बहुत सारे खुद के ऐप हैं उससे भी आप काम करते हैं। सरकार का पोर्टल है माई जीओवी पोर्टल, आप उस पर कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी सुझाव दे सकते हैं सरकार को। ठीक है, उसके बाद आता है ई गवर्नेंस के चरण। तो ई गवर्नेंस के ना बहुत सारे चरण हैं, उसमें अगर हम पहले बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा कि इसको हम बोलते हैं सिंपल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने क्या किया, रेडियो पर न्यूज देना चालू किया, या रेडियो पर अपने जनहित में जो कार्यक्रम जारी होते हैं, जैसे किसानों के लिए कुछ बीज कैसे लगाएं ये सब करें। उसके अलावा हमने महिला सशक्तिकरण पर काम करना चालू किया, तो बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हम दे रहे हैं कि हम 10,000 रुपए का लोन देंगे, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार जो हो रहा है टीवी पर हो रहा है, आपके मोबाइल फोन पर हो रहा है, आपके रेडियो पर हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, मतलब वन वे कम्युनिकेशन, एक साइड से सिर्फ बोला जा रहा है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेवा और वित्तीय लेन देन, ठीक है, जैसे कि सरकार आपको आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेज रही है। ठीक है, तो आपको अब कैश सैलरी तो नहीं मिलती ना, आपके अकाउंट में आती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर ही हो रहा है ना पैसा। ठीक है, जिसको मोदी जी ने चालू किया था डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलना है तो बीच में अधिकारी खा जाएंगे, बट अब क्या होता है, आप सीधे अकाउंट में आती है आपके, सरकार को कोई भी सब्सिडी देना है वो सीधे आपके अकाउंट में आती है। एकीकरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, इसका मतलब क्या होता है कि हम वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे भी अगर आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कोई भी शिकायत, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके प्रधानमंत्री से, मंत्री, मंत्री से फिर मतलब मुख्यमंत्री राज्य के, फिर उसके बाद राज्य के मंत्री, फिर राज्य के मंत्रियों से अपने कलेक्टर्स के पास, फिर एसडीएम के पास, फिर जनता के पास, तो ऐसे जो आ रही है ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर जाए, जनता से एसडीएम, एसडीएम से कलेक्टर, कलेक्टर से मंत्री, ऐसे ऊपर जाए कहीं पर भी, या फिर इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अप्रोच। ठीक है ना, ये ऊर्ध्वाधर अप्रोच। ठीक, तो ऐसे में भी पूरा जो हमारा सूचना का आदान प्रदान हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर से हम सूचना इधर उधर भेज रहे हैं। उसके अलावा अगर हम हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब कि जैसे यहाँ पर हरदा का एसडीएम है, होशंगाबाद का एसडीएम है, सागर का एसडीएम है, भोपाल का एसडीएम है, तो ये सारे एसडीएम 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 है ना, तो ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अप्रोच।
मतलब क्षैतिज। तो दोनों तरीके, चाहे ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन जाए, चाहे नीचे से ऊपर जाए, चाहे आपस में हम एक सेम रैंक पे इधर उधर इंफॉर्मेशन दें, सारा कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ही कर रहे हैं। उसके बाद इसमें पॉलिटिकल भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां या जो राजनीतिक दल है या जो नेता है, वो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या बहुत सारी चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हमने कर लिया। हम बेसिकली इसमें रेडियो बहुत काम आया था। दूसरा हमने क्या किया, कंप्यूटरीकरण, मतलब हमने हर जगह कंप्यूटर लगा दिए, सारे ऑफिस में कंप्यूटर लगा दिए, नेटवर्क इंटरनेट की सुविधा हर जगह दे दी है, सारे कंप्यूटर आज के टाइम पे जुड़े हुए हैं। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके एसडीएम का, आपके तहसीलदार का जो कंप्यूटर है वो जुड़ा हुआ है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन भेजना है तो विद इन सेकेंड्स वो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं और कन्याकुमारी के किसी भी एसडीएम या तहसीलदार को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। ऑनलाइन उपस्थिति सबकी है, ऑनलाइन अंतर क्रियाशीलता, मतलब इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें सर्कुलेट करना है विद इन सेकेंड्स हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस में और क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए यहाँ पर आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं कि जैसे किस टाइप से होते हैं। तो ई गवर्नेंस में एक होता है G2C। G2C मतलब सरकार अगर अपने सिटीजन से, नागरिकता से, नागरिक से कुछ कहना चाह रही है। G2E मतलब अगर सरकार अपने एम्प्लॉय से कुछ कहना चाह रही है, मतलब सरकारी कर्मचारी से। G2G मतलब अगर राज्य सरकार, एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से, या कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार से कुछ कहना चाह रही है, तो G2G। उसके बाद आता है G2B, अगर सरकार को अपने व्यापारी भाइयों से कुछ कहना है तो G2B का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसे ई गवर्नमेंट के या ई गवर्नेंस के बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग स्तरों में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सरकार ने स्टार्ट किए थे, जैसे G2G, मतलब अगर एक सरकार से दूसरी सरकार को कुछ भी देना है, कुछ भी भेजना है, तो वो कैसे करेंगे। तो प्रगति करके एक योजना चलाई गई थी। उसके बाद खजाने प्रोजेक्ट जो कर्नाटक में आया था। ठीक है, तो ये भी G2G का एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्मार्ट गवर्नमेंट, ये भी हमारे आंध्र प्रदेश में चलाया गया सरकार के हर स्तर को जोड़ने के लिए। G2C भूमि प्रोजेक्ट चलाया गया, इसमें क्या किया गया था कि हमारा जितना भी लैंड का रिकॉर्ड है कर्नाटक में, उसको हमने ऑनलाइन कर दिया था, कोई भी इसको देख सकता था। तो मतलब सरकार से सीधा नागरिक कोई भी इसको देख सकता है। उसके बाद ज्ञान दूत धार मध्य प्रदेश में चालू किया गया था। लोकवाणी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चालू किया गया। G2B मतलब आपका सरकार से बिजनेस के लिए अगर कुछ बोलना है, सरकार अपने बिजनेस के मतलब व्यापारी भाइयों से कुछ बोलना चाहती है, तो इसमें MCA 21 एक प्रोजेक्ट था। उसके अलावा ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और गुजरात में आया था। G2E मतलब अगर सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों से कुछ बोलना चाहती है तो ऑनलाइन सैलरी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब तो ऑनलाइन अटेंडेंस भी होने लगी है। ठीक है, टीचर्स की होती है ना, उनको टैब दे दिए गए, उस टैब में अटेंडेंस भेजना पड़ती है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर हम बात करें कि भारत में ई गवर्नेंस की और क्या क्या पहल है, तो बड़ी बड़ी पहल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है जो 2015, 1 जुलाई 2015 को चालू की गई थी, डिजिटल इंडिया। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ही लॉन्च किया था। इसका मेनली उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयर हो, सीखे, मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखें, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीखें, टैब का इस्तेमाल करना सीखें, लैपटॉप का इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है, और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। उसके अलावा प्रमुख कार्यक्रम जो इसके अंतर्गत चलाए गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक जैम ट्रिनिटी लॉन्च किया गया। जैम मतलब क्या होता है, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। आपने देखा ना, जनधन खाते से अपने आधार को लिंक कराना है और आधार से अपने मोबाइल नंबर को लिंक कराना है। ये हुआ था ना, क्यों हुआ था, सारी जानकारी आपको, आपके पैसे आ गए। जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने वो लॉन्च की थी आपकी लाडली बहना योजना। तो उस लाडली बहना योजना में जो पैसे आ रहे हैं वो आपको कैश मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं, कोई भी पैसा कैश नहीं मिल रहा आपको, आपके अकाउंट में आ रहा है। और उस अकाउंट का जो मैसेज है वो आपके मोबाइल में आ रहा है कि भैया देखो आपके में 1,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो इस टाइप से जो जनधन, आधार और मोबाइल है, इसको जोड़ने का काम किया गया। आधार प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मतलब डायरेक्टली जो भी सरकार आपको बेनिफिट देना चाहती है वो सीधे आपके खाते में जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर मैंने आपको बताया, जहां से आप फॉर्म भरते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, MP ऑनलाइन जिसको आप बोल देते हैं। डिजी लॉकर, आपने देखा होगा कि आपको अगर अपने घर में
आपका जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, अगर आपसे रास्ते में कोई भी पूछता है तो जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। आपको क्या करना है कि सरकार का एक ऐप होता है डिजी लॉकर, उसको आपको मतलब अपने मोबाइल में रख लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद उसमें अपनी आईडी बना लेना है, तो आपके जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है वो सारे उसमें दिखेंगे। आप उसको दिखाकर भी अपना काम चला सकते हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल आधारित उमंग जो है, इसमें भी हमने ये भी योजना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। माई जियो भी, जिस पर आप बहुत सारी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय एआई पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमने ये लॉन्च किया था, युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई। ठीक है, ये सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। आयुष्मान भारत योजना, उसके लिए भी हमने कार्ड बनाया था। ई अस्पताल, पीएम किसान, ई नाम, उसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतलब जो आपकी सॉइल होती है ना, उसका हेल्थ कार्ड। स्वयं ऐप बनाया था हमने, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई पाठशाला, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमने किए हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए छोटे छोटे, जो कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आते हैं। जब कोविड-19 की भयावह स्थिति से हम गुजर रहे थे, तब आपने देखा होगा आरोग्य सेतु एक ऐप हमने लॉन्च किया। ई संजीवनी ऐप, माई जीओवी के माध्यम से हमने सैनिटाइजेशन किया अलग अलग जगह पर। ठीक है, उसके अलावा आता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि 1976 में बना। नीता वर्मा इसकी पहले अभी प्रमुख बनी हुई है। मंत्रालय जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। सरकारी आईटी सेवाओं के वितरण और डिजिटल इंडिया की कुछ पहलों के वितरण में हमने देखिए करना क्या है, इसका मतलब है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन में मतलब क्या होगा कि सरकार जो भी सूचना अपने जनता को देना चाहती है, जो भी अवेयरनेस जनता में फैलाना चाहती है, जागरूक करना चाहती है, किसी भी योजना के बारे में बताना चाहती है, तो वो इनका काम होता है, ये करते हैं। ठीक है, और अगर जनता से कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो उसको सरकार तक पहुंचाना है, तो उसका माध्यम भी है एनआईसी है। एनआईसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क, एनआईसी नेट के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, 708 जो जिले हैं उनके प्रशासन को, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। मैंने क्या बोला था, इसके थ्रू ये नेटवर्क है पूरा इंफॉर्मेशन का। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आता है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ये 52.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाई जा रही है। वेरी गुड, पूरे देश में। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोगों को, जो आशा कार्यकर्ता है हमारी, ठीक है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो बिल्कुल सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जनता के एकदम जमीनी स्तर पर काम करती हैं, उनको कैसे हम डिजिटाइजेशन से जोड़ें, उनको टैब चलाना कैसे सिखाएं, मोबाइल चलाना कैसे सिखाएं, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना कैसे सिखाएं, लैपटॉप का इस्तेमाल करना कैसे सिखाएं, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान हमने चला रखा है। राष्ट्रीय ई शासन योजना 18 मई 2006 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। इलेक्ट्रॉनिक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, ये सारे हमने स्टार्ट किए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। देखिए, डिजिटल इंडिया में हमने बेसिकली इसको 9 पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हमें ब्रॉडबैंड हाईवेज, मतलब जितनी भी जगह है वहां पर हमें इंटरनेट के कनेक्ट करना है। गॉट इट, हमें जितने भी जगह, गांव, शहर, हर जगह ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, मोबाइल कनेक्टिविटी सारी जगह पर हमें मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, हर जगह, आप पहाड़ पर चले जाइए, आप गुफा में चले जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के तहत हम ये करने वाले हैं। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, हमने आपने देखा होगा, सरकार बहुत सारी जगह वाईफाई जोन बना रही है। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई जोन बना दिया जाता है, कहीं चौराहों पर भी वाईफाई जोन लगाया हुआ है, कुछ ऑफिस के बाहर भी, कुछ गार्डन में ऐसे वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। तो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके बाद रिफॉर्मिंग गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, हम गवर्नमेंट की जो ढीली ढाली काम करने का जो रवैया है, बहुत ही स्लो है, या फिर आपका कोई भी काम है, आपका राशन कार्ड बनना है, तो पता चला 6 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, उसको बहुत ही कम कर दिया गया उस टाइम को। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया गया है। ठीक,
उसके अलावा ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज हमें देना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी देना है। जैसे आधार कार्ड बनवाना, सपोज अगर आधार कार्ड सीएससी सेंटर्स पर नहीं बनते, या आधार कार्ड आधार सेंटर पर नहीं बनते और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं बनते, तो आप सोचिए कितना ज्यादा समय लग जाता हमें आधार कार्ड बनाने में। ठीक है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार को अगर देना है आपको तो फटाक से आपके पास आपके मोबाइल फोन पर आ जाए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, वेरी गुड। देखिए अभी तक हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ चीजें बहुत महंगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत महंगे हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमारे यहाँ बनती नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ असेंबल होती हैं। बाकी हम उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से खरीदते हैं, मोबाइल का, टीवी का, फ्रिज का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, सारी चीजों का, और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मैक्सिमम, वो सब हम चाइना से, कहीं इंडोनेशिया से, कहीं और कहीं से, जर्मनी से, ऐसी जगह से हम खरीदते हैं। ठीक है। फिलीपींस से, सॉरी फिलीपींस बोल रहा हूँ, ये हमारे यूरोप की कंट्रीज जो हैं, फ्रांस से, जर्मनी से, ठीक है, ऐसी जगह से। आईटी फॉर जॉब्स, मतलब जितने ज्यादा जॉब्स आईटी में जनरेट हो सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जनरेट किए जाएं। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनके सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ई क्रांति, ई क्रांति क्या है, तो ई क्रांति डिजिटल इंडिया का पांचवा और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पिलर है। ई क्रांति पर हमने ऐसा किया है कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं, हमें अगर मिशन मोड में लॉन्च करना है कि भैया इतनी इतनी डेट तक हमें ये करना ही है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं और तेजी से करते हैं। ठीक है। उसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं के पोर्टफोलियो में वृद्धि, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सर्विसेज हैं जो सरकार आपको देती है वो सारी की सारी डिजिटल हो जाए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपका सिलेंडर बुक आप फोन पर करते हैं। ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप फोन से भरने लगे हैं, फोन पर ही आता है, अब कोई घर पे देने नहीं आता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपके यहाँ आता हो, बाकी आपके फोन पर भी आता है तो घर पर भी आता हो, तो फोन पर भी आने लगा है। ठीक है। मुख्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इष्टतम, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा हमें आईसीटी का इस्तेमाल करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है। उसके बाद ई शासन अनुप्रयोगों तेजी से, अच्छा एक चीज और है, और ऐसा नहीं करना है कि हमें बहुत सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत सारे पासवर्ड याद रखने पड़े, या बहुत सारी एप्लीकेशंस का अलग, हर चीज के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़े, नहीं। हमने कोशिश की है कि सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए। ठीक है। ठीक है ना। जैसे आप सीएससी सेंटर पर अगर जाते हैं, जो भी आपका होता है, तो आप देखेंगे वहां पर हर योजना का फॉर्म वहीं से भर सकते हो। किसी भी योजना की जानकारी है वो आप वहां से ले सकते हो। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको हमें इस्तेमाल करना है, अधिक फुर्तीला और कार्यान्वयन मॉडल का उपयोग करना है, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट जो भी मॉडल काम कर सके हमें उसी का इस्तेमाल करना है। अगर हम आगे देखें कि ई गवर्नेंस पर सरकार बोल तो बड़ी बड़ी बातें रही है, लेकिन करती भी है क्या कुछ? हमने देख लिए प्रोजेक्ट भी हैं बहुत है, बट इनोवेशन के लिए, नई नई चीजें लाने के लिए कुछ करती है क्या? बिल्कुल करती है। नेशनल लेवल पर सम्मेलन करती है। अच्छा, क्या सम्मेलन करती है? तो भैया ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। जैसे एग्जाम्पल 7 और 8 फरवरी 2020 को मुंबई में किया गया था 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय था डिजिटल तकनीक के उपयोग से शासन में परिवर्तन और अवसर, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं। ठीक है। तो इसका आयोजन बेसिकली करता कौन है, तो प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग करता है इसका। ठीक है। अच्छा, अच्छा किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से ये काम करता है। ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं अगर कोई भी कलेक्टर या कोई भी एसडीएम बहुत ही अच्छा ई गवर्नेंस मॉडल का इस्तेमाल करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। कोई भी राज्य सरकार करती है तो उसको अवार्ड दिया जाता है, कोई भी मंत्री अपने विभाग में करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। तो सरकारी हर साल दिया जाता है। तो सरकारी विभागों द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है नागरिकों से संबंधित, और जो ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल हो सकता है, वो अगर बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है तो उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये अवार्ड जो है वो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या कैटेगरीज हैं वो भी हम बात बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 में डिजिटल सुधार के लिए सरकारी प्रक्रिया के पुनर्निर्माण में विशिष्टता, मतलब अगर आपने कुछ ऐसा काम किया हुआ है कि जो सरकार पहले से करती आ रही, बट आपने उसको डिजिटल तरीके से कर दिया है, ई गवर्नेंस के तरीके से कर दिया, तो आपको अवार्ड मिलेगा। दूसरा, नागरिक नागरिक आधारित सेवा के, जो सेवा प्रदान करने वाले केंद्र, सीएससी सर्विस सेंटर, जो सर्विस सेंटर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे
से आपको सेवा प्रदान करते हैं उनको दिया जाता है। ई गवर्नेंस में जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने आपको बोला जो अच्छा काम करता है। उसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल है, अगर बहुत ही अच्छे से ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ई गवर्नेंस का या जो आपको पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं वो अगर बहुत ही अच्छे से डिजिटल तरीके से कराते हैं और अच्छे से देते हैं तो उनको भी अवार्ड दिया जाता है। उसके अलावा स्टार्टअप्स में अगर कोई कोई भी ऐसा स्टार्टअप है जो ई गवर्नेंस पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ के ला रहा है, ठीक है, कुछ इनोवेशन कर रहा है, तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी को अपनाने में विशिष्टता, मतलब जो भी हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी, अगर कंप्लीट इंडियन टेक्नोलॉजी से आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी आपका अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि 2010 में नई दिल्ली में बना था। भारत और भूटान ने इसमें जो एरिया है वो हमने कवर किया हुआ है। ये देश के इम्पोर्टेंट जो बहुत ही प्रमुख शोध और अकादमिक संस्थान हैं उनमें आपस में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। मतलब सारे के सारे आईआईटीज जो हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं वो कनेक्टेड हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सर्विस सेंटर, इसको लागू करने वाली एजेंसी है, ठीक है। इसी ने बनाया हुआ है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, ये एनकेएन बोलते हैं। तो भारत ने नेशनल नॉलेज नेटवर्क को सार्क देशों में जितने भी सार्क देश है ना हमारे, तो उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं, उन सबको हमने कनेक्ट किया हुआ है आपस में और डिसाइड किया है। तो धीरे धीरे हम उन देशों की यूनिवर्सिटीज को भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। एक अखिल भारतीय मल्टी गीगाबिट नेटवर्क है जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकास को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट। देखिए जो भी मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा कोई भी काम सरकार को करना है या मिशन लेवल पे करना है कि हाँ हमें ये करके ही दिखाना है, तो मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है एमएमपी जिसको आप बोलते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के भीतर एक परियोजना है। इसमें क्या करते हैं हम कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर मिशन मोड का अर्थ है कि इन परियोजनाओं में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य हमारे पास एकदम डिटरमाइंड है, एकदम हमें पता है कि भैया ये हमारा गोल है, ये अचीव करना है। स्कोप भी उनको पता है कि करना क्या है, कार्यान्वयन समय रेखा, एक टाइम है ना, मैंने बोला ना एक लिमिट है, भाई इसके अंदर ही अंदर हमें करना, विद इन दिस टाइम लिमिट आई हैव टू डू, वी हैव टू डू, ठीक है, करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। उसके अलावा एनजीपी के 31 मिशन मोड परियोजना है, 31 मिशन मोड परियोजनाएं हमने इसमें रखी हुई हैं। इसमें बहुत सारी राज्य की परियोजनाएं हैं, कुछ केंद्र की हैं, कुछ दोनों के मिलाकर है, बहुत सारी परियोजनाएं इसमें आती हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट ये भी एक बहुत बड़ी परियोजना है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत नेट परियोजना का पहले नाम हुआ करता था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, बट हमने उसका नाम बदल दिया है और अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया। 2015 में हमने इसका नाम बदला और इसका नाम रख दिया भारत नेट। भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को क्या किया है हमने, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा और बहुत ही सस्ते दामों में उनको उपलब्ध कराया है, ठीक है, ओके। उसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या है, 1988 और 1989 में जितना भी आपका लैंड का रिकॉर्ड था, जितना भी आपके भूमि का रिकॉर्ड था, वो खसरा नंबर और ये सब अपन निकलवाने जाते हैं ना पटवारी के पास, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड पहले हमारे बही खातों में होता था। फिर हमने क्या किया, उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को कंप्यूटर में उठा के डाल दिया, पूरे मैप कंप्यूटर में उठाकर डाल दिए, ठीक है। तो उनका रख रखाव बेहद आसान हो गया। तो 98 99 89 से हमने स्टार्ट किया और 97 98 में इस योजना को तहसील स्तरों तक विस्तारित किया हमने, और पूरे भूस्वामियों के रिकॉर्ड, मतलब आपकी जो रजिस्ट्री थी वो सरकार के पास होती है ना, एक रजिस्ट्री नगर पालिका में और एक रजिस्ट्री आपके पास होती है, तो ये सारी चीजें हमने क्या किया हुआ है कि उसमें रख दी है इलेक्ट्रॉनिक वे में बना के, ठीक है। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर, ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आपने बहुत बार देखा होगा सीएससी, जहां से मैं बार बार उसका नाम भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी सूचना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करती है, ठीक है। और ये डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान करता है। मैं मतलब कुल मिला के आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो योजना से रिलेटेड, किसी भी योजना का फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना हो, आप सीएससी सेंटर चले जाइए। एमपी ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, 90% एमपी ऑनलाइन वाले यही काम करते हैं, ठीक है।
तो वो आपका आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल, कुछ भी हो, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अन्य प्रोजेक्ट आते हैं। इस अन्य प्रोजेक्ट मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, छोटे बड़े बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम कल बात करें। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, ऊपर से जाने लगती है चीजें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और जो सपोर्ट आप हमें कर रहे हैं भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसमें और क्या ऐड करूं या और क्या चाहिए है, या फिर आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको मिली जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।